नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे हमें भारत के संविधान की एक बहुत ही दिलचस्प डिज़ाइन चुनौती को समझने का मौका देते हैं। सोचिए, संविधान बनाने वालों के सामने एक सवाल था। एक ऐसी संस्था कैसे बनाई जाए जो सरकार के खर्चों पर नज़र रखे, इतनी शक्तिशाली हो कि प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सके, लेकिन इतनी भी शक्तिशाली ना हो जाए कि खुद ही एक तानाशाह बन जाए। ये एक बेहतरीन सवाल है। आपको एक ऐसा प्रहरी चाहिए जो सरकार को जवाबदेह बनाए, पर उस प्रहरी पर कौन नजर रखेगा? इसी दुविधा का जवाब है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का पद। सीएजी, हाँ। आज की हमारी बातचीत इसी पद के चारों ओर बुने गए संवैधानिक सुरक्षा कवच को परत दर परत खोलने के बारे में है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि सीएजी क्या करता है, बल्कि ये समझना है कि संविधान ने इस पद को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए क्या इंजीनियरिंग की है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कहा था कि सीएजी संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। चलिए आज पता लगाते हैं कि क्यों। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी बात से। स्रोतों में सीएजी को सार्वजनिक पर्स का संरक्षक कहा गया है, द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ये सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक सरकारी अकाउंटेंट है? नहीं नहीं, ये तो अकाउंटेंट शब्द तो बहुत छोटा कर देता है उनके काम को। उनका काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि खर्च का हिसाब किताब सही है या नहीं। अच्छा। उनका असली काम ये सुनिश्चित करना है कि सरकार ने जो पैसा संसद से जिस काम के लिए मांगा था, क्या वो पैसा उसी काम पर उन्हीं नियमों के तहत खर्च हुआ है। वो एक तरह से संसद के एजेंट हैं जो जमीन पर जाके देखते हैं कि संसद की इच्छा का पालन हो रहा है या नहीं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ गणित की जांच नहीं है, ये वैधता और औचित्य की भी जांच है। बिल्कुल। तभी हमारे एक स्रोत में सीएजी की तुलना सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और यूपीएससी से की गई है। पहली बार में ये तुलना थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जब आप इसे इस नजरिए से देखते हैं तो समझ आता है कि ये लोकतंत्र के संतुलन को बनाए रखने वाले स्तंभ हैं। बिल्कुल सटीक तुलना है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कानूनी मनमानी पर रोक लगाता है, चुनाव आयोग चुनावी धांधली पर, और यूपीएससी भर्ती में पक्षपात पर। सही। उसी तरह सीएजी वित्तीय मनमानी और लापरवाही पर रोक लगाता है। ये चारों संस्थाएं मिलकर कार्यपालिका यानी सरकार की शक्ति पर एक जरूरी अंकुश लगाती हैं। इसीलिए इन्हें लोकतंत्र के प्रहरी कहा जाता है। तो अगर ये पद इतना महत्वपूर्ण है तो इस पर बैठा व्यक्ति भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। यहां से हमारी वो डिजाइन चुनौती वाली बात शुरू होती है। पहला सवाल, बिल्कुल। इतने शक्तिशाली पद पर किसी को नियुक्त कैसे किया जाता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन क्या इससे ये पद सरकार के प्रति वफादार नहीं हो जाता? यह एक वाजिब चिंता है, लेकिन यहीं से संविधान का सुरक्षा कवच काम करना शुरू करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन पद संभालने के बाद सीएजी राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर नहीं रहता। अच्छा। उनका कार्यकाल फिक्स है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। सरकार उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं हटा सकती क्योंकि उनकी रिपोर्ट सरकार को शर्मिंदा कर रही है। अच्छा, तो उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, लेकिन मान लीजिए कि कोई सीएजी अक्षम है या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, क्या फिर उन्हें हटाने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, लेकिन उसे जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया गया है। हमारे स्रोत बताते हैं कि सीएजी को हटाने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी? जी, उन्हें सिर्फ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, और उसके लिए भी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। एक मिनट, विशेष बहुमत को थोड़ा और सरल करते हैं। इसका मतलब है कि सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य हटाने के पक्ष में हों। 2/3, ओके। और ये संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा होनी चाहिए। अरे वाह! इसका मतलब तो ये हुआ कि सीएजी को हटाने के लिए लगभग वैसी ही राजनीतिक सहमति चाहिए जैसी संविधान में संशोधन करने के लिए लगती है। ये तो बहुत ऊंचा मयार है। और ऐसा होना भी चाहिए। ये ऊंचा मयार ही उन्हें निडर बनाता है। उन्हें पता है कि अगर वे अपनी रिपोर्ट में किसी घोटाले का पर्दाफाश करते हैं तो सरकार उन्हें अगले दिन नौकरी से नहीं निकाल सकती। ये सुरक्षा कवच उन्हें राजनीतिक दबाव से बचाता है और वे बिना किसी डर के अपना काम कर पाते हैं। ठीक है, तो कार्यकाल सुरक्षित है और उन्हें नौकरी से निकालना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सरकारें बहुत चतुर होती हैं। दबाव डालने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे भविष्य में किसी आकर्षक पद का लालच देना।
क्या संविधान बनाने वालों ने इस बारे में सोचा था? उन्होंने न सिर्फ सोचा था बल्कि इसका एक बहुत ही मजबूत तोड़ निकाला। संविधान साफ कहता है कि अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सीएजी भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई और पद नहीं ले सकता। कोई भी पद नहीं? कोई भी पद नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है, ये एक स्थायी रोक है। जब मैं स्रोतों में ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच है। सीएजी को पता है कि उनका करियर इसी पद पर सम्मान के साथ खत्म होगा, इसलिए उनका एकमात्र लक्ष्य एक बेदाग विरासत छोड़ना होता है, ना कि किसी राजनीतिक बॉस को खुश करके अगला पद हासिल करना। आपने बिल्कुल सही समझा। ये प्रावधान उनकी वफादारी को पूरी तरह से रीडायरेक्ट कर देता है। उनकी वफादारी किसी सरकार या पार्टी के प्रति नहीं, बल्कि सिर्फ भारत के संविधान और जनता के प्रति होती है। ये प्रावधान भविष्य के प्रलोभन के दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देता है, जिससे वे वर्तमान में पूरी तरह से निष्पक्ष होकर फैसले ले सकें। चलिए, तो भविष्य का लालच भी खत्म हो गया, लेकिन एक और तरीका है दबाव डालने का, पैसा। क्या सरकार सीएजी का वेतन रोक सकती है या उनकी सुविधाओं में कटौती कर सकती है अगर वे सरकार की बात ना माने? ये भी एक रास्ता है जिसे संविधान ने बंद कर दिया है। सीएजी का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें संसद तय करती है और उनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। अच्छा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार उनकी नियुक्ति हो जाने के बाद उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन या छुट्टियों जैसी सुविधाओं में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें कोई नुकसान हो। यानी एक बार सेवा शर्तें तय हो गईं तो उन्हें कम नहीं किया जा सकता। ये उन्हें वित्तीय ब्लैकमेल से बचाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, सीएजी सिर्फ एक व्यक्ति तो है नहीं, उनका पूरा एक विभाग है, हजारों कर्मचारी हैं। क्या सरकार उस पूरे विभाग का बजट रोककर उनके काम को ठप नहीं कर सकती? और यहाँ हम इस किले की सबसे मजबूत और शायद सबसे शानदार दीवार तक पहुँचते हैं। स्रोतों के अनुसार सीएजी के कार्यालय के सभी प्रशासनिक खर्चे, जिसमें सीएजी से लेकर उनके स्टाफ तक के वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। संचित निधि पर भारित? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि इन खर्चों पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। ये नॉन वोटेबल होते हैं। वोटिंग नहीं हो सकती? नहीं। इसे ऐसे समझिए कि सीएजी के दफ्तर का अपना एक एटीएम है जिसका पिन सिर्फ संविधान के पास है, संसद के पास नहीं। सरकार हर साल बजट पेश करती है जिस पर बहस होती है, वोटिंग होती है, कटौतियां होती हैं। लेकिन सीएजी के खर्चों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। उनका पैसा उन्हें बिना किसी संसदीय वोट के मिलता रहता है। कमाल है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार बजट रोककर सीएजी के काम में बाधा नहीं डाल सकती। यह उनकी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा स्तंभ है। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज की चर्चा से ये साफ है कि संविधान बनाने वालों ने सीएजी को सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक अभेद्य किला बनाने की कोशिश की है। उन्होंने हर उस संभावित रास्ते को बंद करने की कोशिश की है जिससे सरकार इस संस्था पर दबाव बना सकती थी। कार्यकाल की सुरक्षा, हटाने की बेहद कठिन प्रक्रिया, भविष्य में किसी भी पद पर नियुक्ति पर रोक और सबसे बढ़कर वित्तीय स्वायत्तता, ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां सीएजी सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेह रहता है। बिल्कुल। यह हमें दिखाता है कि स्वतंत्रता सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से डिजाइन की गई व्यवस्था है। हर नियम के पीछे एक मकसद है और वो मकसद है सरकार को जनता के पैसे के प्रति जवाबदेह बनाए रखना। यह संवैधानिक ढांचा कागज पर तो बहुत मजबूत दिखता है। और यहीं पे हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न भी है ना। हमारे स्रोत हमें इस पद की संवैधानिक स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं, लेकिन ये एक सवाल भी छोड़ जाता है, ये संवैधानिक स्वतंत्रता व्यवहार में कैसे काम करती है? इन सभी सुरक्षा उपायों के बावजूद सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने में एक सीएजी को किन व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। संविधान सुरक्षा का कवच तो देता है, पर उस कवच को पहनकर असल दुनिया की राजनीतिक लड़ाइयों का सामना हमेशा एक अलग चुनौती होती है। क्या संवैधानिक प्रावधान हमेशा जमीनी हकीकत पर भारी पड़ते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें भविष्य में मिलेगा। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हमारे स्रोत एक ऐसे पद के बारे में है जो भारतीय लोकतंत्र का शायद सबसे गुमनाम लेकिन सबसे ताकतवर किरदारों में से एक है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी।
सोचिए, एक ऐसी संस्था जो सरकार के खर्च किए गए हर एक रुपए का हिसाब मांग सकती है, लेकिन कुछ लोग उसे इतना खतरनाक मानते हैं कि कहते हैं कि ये पूरे प्रशासन को पंगु बना रही है। सही बात है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी दुविधा के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या सीएजी एक जरूरी रखवाला है या अंग्रेजों के जमाने का एक ऐसा रेलिक जो आजाद भारत की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा है? बिल्कुल सही कहा। और ये जो विरोधाभास है ना, यही सीएजी की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हमारे स्रोत ये साफ बताते हैं कि एक तरफ तो ये पद इसीलिए बनाया गया था ताकि सरकार संसद के प्रति आर्थिक रूप से जवाबदेह बनी रहे, जो कि लोकतंत्र का आधार है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ वही स्रोत पॉल एच एप्पलबी जैसे आलोचकों को भी सामने लाते हैं, जो कहते हैं कि ये जवाबदेही के नाम पर पूरे सिस्टम में एक डर पैदा कर देता है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि सीएजी क्या करता है, बल्कि ये भी कि उसके होने का असली असर क्या है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी शक्तियों से। ये तो हम जानते हैं कि संविधान ने इसे बनाया है। अनुच्छेद 149 जो है वो संसद को इसकी शक्तियां तय करने का हक देता है। लेकिन असल में जमीन पर इसकी ताकत दिखती कहाँ है? देखिए, इसकी ताकत का दायरा बहुत बड़ा है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, जब वो भारत की संचित निधि से, मतलब हमारे आपके टैक्स के पैसे से। हाँ बिल्कुल, उस पैसे से जब कुछ भी खर्च करती है तो सीएजी उसका ऑडिट कर सकता है। अच्छा। इतना ही नहीं, सरकारी विभाग, सरकारी कंपनियां, यहाँ तक कि वो संस्थाएं भी जिन्हें सरकार से थोड़ा बहुत भी पैसा मिलता है, वो सब सीएजी के दायरे में आते हैं। यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है जो स्रोत में लिखी है। कहा गया है कि सीएजी संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक है। ये सुनने में तो किसी गुरु के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द लगते हैं, किसी अकाउंटेंट के लिए नहीं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ काव्यात्मक बात नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। देखिए, सीएजी अपनी हजारों पन्नों की रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को दे देता है और वो रिपोर्ट संसद में रखी जाती है। ठीक है। लेकिन संसद में बैठे सांसद नेता हैं, अकाउंटेंट तो है नहीं। उनके लिए उन जटिल वित्तीय आंकड़ों के जंगल में से ये समझना कि गड़बड़ी कहाँ हुई है, वो लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये तो है। वो बजट की बारीकियों में ही खो जाएंगे। बिल्कुल। और यहीं पर सीएजी की असली भूमिका शुरू होती है। वो लोक लेखा समिति का हाथ पकड़कर उसे अपनी ही रिपोर्ट के जंगल से रास्ता दिखाता है। अच्छा, एक गाइड की तरह। हाँ, सीएजी के अधिकारी समिति को बताते हैं कि देखिए, इस पन्ने पर इस आंकड़े में ये वाली गड़बड़ी छिपी है। वो एक तरह के तकनीकी ट्रांसलेटर बन जाते हैं जो सरकार के खर्चों का पोस्टमार्टम करके समिति को समझाते हैं। इसीलिए उसे मित्र और मार्गदर्शक कहा गया है। सीएजी के बिना लोक लेखा समिति एक तरह से कह सकते हैं कि शक्तिहीन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीएजी सिर्फ हिसाब किताब की गलतियां नहीं पकड़ता। स्रोत में ऑडिट के 3 अलग अलग प्रकारों का जिक्र है और मुझे लगता है कि यहीं पर इसकी असली ताकत का अंदाजा लगता है। ये सिर्फ गणित की जांच से कहीं ज्यादा है ना? हाँ, और इसे हम सीएजी की शक्ति के 3 स्तरों की तरह देख सकते हैं। पहला और सबसे बुनियादी स्तर है कानूनी और विनियामक ऑडिट, लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट। जी, ये अनिवार्य है। इसमें सीएजी सिर्फ ये देखता है कि जिस काम के लिए पैसा मंजूर हुआ था उसी पर खर्च हुआ या नहीं और नियमों का पालन हुआ या नहीं। ये एक तरह से रूल बुक चेकिंग है। ये तो सीधा साधा काम लगता है, इसमें ज्यादा विवाद की गुंजाइश नहीं होगी। बना देता है। वो है औचित्य ऑडिट यानी प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट। हाँ, और ये सीएजी के विवेक पर निर्भर करता है। इसमें सीएजी ये सवाल पूछता है कि क्या खर्च बुद्धिमानी, निष्ठा और मितव्ययिता से किया गया था? क्या ये खर्च जरूरी था? एक मिनट, लेकिन बुद्धिमानी और मितव्ययिता तो बहुत अब सब्जेक्टिव शब्द है। हाँ? कौन तय करेगा कि सरकार का कोई फैसला बुद्धिमानी भरा था या नहीं? बिल्कुल। ये तो ऑडिटर के हाथ में बहुत बड़ी ताकत दे देता है। वो तो किसी भी सरकारी नीति पर सवाल उठा सकता है। और यही इसकी ताकत और विवाद का सबसे बड़ा कारण है। सीएजी इस ऑडिट के जरिए फिजूल खर्ची पर टिप्पणी कर सकता है। वो कह सकता है कि भाई नियमों के हिसाब से सब ठीक था, लेकिन ये फैसला ही अपने आप में गलत था। और अब शक्ति का तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर आता है, जिसे 2006 में जोड़ा गया प्रदर्शन ऑडिट यानी परफॉर्मेंस ऑडिट। ये क्या है? मतलब पैसा तो खर्च हो गया, लेकिन क्या उससे वो नतीजा मिला जिसके लिए वो योजना बनाई गई थी? अच्छा, मतलब आउटकम को जांचना। हाँ बिल्कुल। क्या काम कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से हुआ? यहाँ सीएजी एक अकाउंटेंट से आगे बढ़कर सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता बन जाता है। वो सिर्फ खर्च नहीं बल्कि नतीजों का ऑडिट करता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि सीएजी की ताकत की कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता।
जरूर कुछ सीमाएं भी होंगी। क्या सीएजी मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खर्चों में भी दखल दे सकता है? यहाँ आप एक बहुत जरूरी मुद्दे पर आए हैं। स्रोत ये साफ बताते हैं कि कुछ सीमाएं हैं, जैसे आपने कहा खुफिया सेवाओं का खर्च। सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर। हाँ, इस मामले में सीएजी खर्च का ब्यौरा नहीं मांग सकता। उसे बस संबंधित अधिकारी के एक सर्टिफिकेट पर यकीन करना होता है कि पैसा सही तरीके से खर्च हुआ है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी माना जाता है। और सरकारी कंपनियों के बारे में क्या वहां भी सीएजी की पूरी चलती है? वहां भी भूमिका सीमित है। स्रोत बताते हैं कि कई बड़ी सरकारी कंपनियों में ऑडिट का काम निजी ऑडिटर करते हैं। सीएजी ज्यादा से ज्यादा एक सप्लीमेंट्री यानी पूरक ऑडिट कर सकता है या उन्हें निर्देश दे सकता है। कुछ निगम तो ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से सीएजी के दायरे से बाहर हैं। अच्छा। और अपनी रिपोर्ट सीधे संसद को देते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी सीमा वो है जिसका जिक्र संविधान में ही छिपा है। वो क्या है? देखिए, संविधान सीएजी को नियंत्रक यानी कंट्रोलर और महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल दोनों कहता है। लेकिन स्रोत ये साफ करते हैं कि असल में भारत का सीएजी सिर्फ एक महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक नहीं। इन दोनों में फर्क क्या है? ये तो बस एक नाम का अंतर लगता है। नहीं, ये जमीन आसमान का फर्क है। नियंत्रक का मतलब होता है खजाने से पैसा निकालने की प्रक्रिया को कंट्रोल करना। ब्रिटेन में सरकार सीएजी की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से एक भी पाउंड नहीं निकाल सकती। वहां का सीएजी पैसा खर्च होने से पहले उस पर नियंत्रण रखता है। अच्छा, पहले? हाँ, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ मंत्रालय और विभाग पैसा निकाल कर खर्च कर देते हैं। सीएजी का काम खर्च होने के बाद शुरू होता है। वो सिर्फ एक तरह का पोस्टमार्टम करता है। वो पैसे को निकलने से रोक नहीं सकता। अच्छा, तो एक तरफ तो ये सारी शक्तियां हैं जो इसे सरकार का सबसे बड़ा ऑडिटर बनाती हैं, लेकिन हमारे स्रोत में एक बिल्कुल उल्टा नजरिया भी है जो कहता है कि ये सारी ताकत असल में देश के लिए नुकसानदेह है। और ये नजरिया पॉल एच एप्पलबी का है। कौन थे ये और इनकी दलील क्या थी? पॉल एच एप्पलबी एक अमेरिकी लोक प्रशासन के विद्वान थे, जिन्हें 1950 के दशक में भारत सरकार ने भारतीय प्रशासन पर रिपोर्ट देने के लिए बुलाया था। और उनकी रिपोर्ट ने तो कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया था। अच्छा। उन्होंने सीएजी की भूमिका की इतनी तीखी आलोचना की कि उन्होंने इस पद को खत्म करने तक की सिफारिश कर दी। खत्म करने की सिफारिश? एक संवैधानिक पद को? आखिर उनकी नाराजगी किस बात से थी? देखिए, एप्पलबी का पहला तर्क था कि भारत में सीएजी का जो ढांचा है वो औपनिवेशिक शासन की देन है। ये सिस्टम आजाद भारत के लिए बना ही नहीं है, ये तो अंग्रेजों के जमाने की चीज है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारतीय प्रशासन पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने ऑडिट का एक ऐसा दमनकारी सिस्टम बनाया। लेकिन आजाद भारत में इसकी जरूरत नहीं है। ये तो एक ऐतिहासिक तर्क हुआ, लेकिन उन्होंने इसके मौजूदा असर के बारे में क्या कहा? यहीं उनकी आलोचना सबसे तीखी हो जाती है। उन्होंने कहा कि सीएजी का दफ्तर आज निर्णय लेने और काम करने की व्यापक और पंगु बना देने वाली अनिच्छा का एक प्रमुख कारण है। मतलब सीधे शब्दों में उनका कहना था कि सीएजी के डर से अधिकारी कोई भी नया या जोखिम भरा फैसला लेने से कतराते हैं। हर कोई बस नियमों की लकीर पीटना चाहता है ताकि कल को ऑडिट में कोई आपत्ति ना आ जाए। इससे पूरा प्रशासन ठप हो जाता है। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। मतलब जवाबदेही के नाम पर काम ही रुक जाता है। बिल्कुल, वो यही नहीं रुके। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऑडिटिंग एक बहुत ही मामूली काम है जिसका दृष्टिकोण संकीर्ण और उपयोगिता बहुत सीमित है। मामूली काम? हाँ, उनका मानना था कि ऑडिटर अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं जानते। उनकी सबसे विवादित टिप्पणी शायद ये थी कि एक विभाग का डिप्टी सेक्रेटरी अपने विभाग की समस्याओं के बारे में सीएजी और उसकी पूरी फौज से ज्यादा जानता है। वाह, ये तो सीधे सीधे एक संवैधानिक संस्था की काबिलियत और जरूरत पर ही हमला है। तो फिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ हमारे पास ये शक्तिशाली प्रहरी है जो 2G या कोयला घोटाले जैसे मामलों को उजागर करता है और जवाबदेही तय करता है, और दूसरी तरफ एप्पलबी जैसे आलोचक हैं जो कहते हैं कि ये प्रशासन का गला घोंट देता है। और यही इस संस्था का केंद्रीय तनाव है। एक तरफ वित्तीय अनुशासन की जरूरत है तो दूसरी तरफ प्रशासनिक लचीलेपन और इनोवेशन की। एप्पलबी का दृष्टिकोण ये था कि जवाबदेही के नाम पर प्रशासन को इतना भी नहीं बांध देना चाहिए कि वो देश की जरूरतों के हिसाब से तेजी से काम ही न कर पाए। ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल।
तो आज की इस चर्चा में हमने सीएजी की संवैधानिक शक्तियों की गहराई को समझा, ये देखा कि कैसे वो सिर्फ एक अकाउंटेंट नहीं बल्कि संसद का मित्र और मार्गदर्शक है। हमने उसकी ताकत के 3 स्तरों कानूनी, औचित्य और प्रदर्शन ऑडिट को भी जाना। और साथ ही हमने उसकी सीमाओं और पॉल एप्पलबी की तीखी आलोचना के जरिए एक बिल्कुल अलग नजरिया भी देखा। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर मनन किया जा सकता है। हमने प्रदर्शन ऑडिट की बात की, जहाँ सीएजी ये देखता है कि सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य पूरे हुए या नहीं। ये सीएजी को सिर्फ वित्तीय जांचकर्ता से आगे ले जाकर एक तरह से सरकार की नीतियों का मूल्यांकनकर्ता बना देता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो सोचने वाला सवाल ये है, क्या एक विकासशील देश में जिसे तेजी से आगे बढ़ने के लिए साहसिक, नए और शायद जोखिम भरे प्रोजेक्ट की जरूरत है, वहां ऑडिट रिपोर्ट का डर इनोवेशन का गला घोंट रहा है? क्या हम जवाबदेही और प्रशासनिक पंगुता के बीच सही रेखा खींच पाए हैं? एक बात सोचिए, मान लीजिए आपके घर की रखवाली के लिए एक बहुत ही होशियार वॉचडॉग है। वो हर आने जाने वाले पे, हर खतरे पे भौंकता है आपको बताने के लिए। लेकिन अगर घर वाले ही उसकी चेतावनी को अनसुना कर दें तो फिर उस वॉचडॉग का फायदा ही क्या? बिल्कुल, और शायद धीरे धीरे वो भौंकना भी कम कर दे। आज हम भारत के सबसे बड़े सरकारी वॉचडॉग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम सीएजी कहते हैं, इसी की कहानी पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। सीएजी का काम है सरकार के हर एक रुपए के खर्चे पर नजर रखना, ये पक्का करना कि हमारा यानी जनता का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बताती है कि सीएजी अपना काम तो पूरी मेहनत से करता है, पर उसका असर, उसका प्रभाव वैसा क्यों नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि आखिर इस वॉचडॉग की आवाज अनसुनी क्यों रह जाती है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं, और मैं एक ऐसे आंकड़े से शुरू करना चाहती हूँ जिसे सुनकर सच कहूँ तो मैं खुद चौंक गई थी। जी। सीएजी हर साल संसद में सरकार की कमियों पर लगभग 1000 से 1500 आपत्तियां, जिन्हें ऑडिट पैरा कहते हैं, पेश करता है। अब अंदाजा लगाइए कि संसद की जो सबसे जरूरी वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति या पीएसी, वो इनमें से कितनों पर ठीक से चर्चा कर पाती होगी। इसका जवाब ही पूरी कहानी बता देता है। मुश्किल से 15 या 20। क्या 1500 में से सिर्फ 15-20? जी, बस। इसका मतलब तो ये हुआ कि 98% से ज्यादा मामलों में संसद को पता तक नहीं चलता कि सीएजी के आपत्तियों का आखिर हुआ क्या। ये तो जवाबदेही के सिस्टम में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। बिल्कुल। तो फिर बाकी के हजारों पैरा का क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं? देखिए, होता ये है कि जिन मामलों पर चर्चा नहीं होती उन पर मंत्रालयों को एक जवाब देना होता है, जिसे एक्शन टेकन नोट्स कहते हैं। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये अक्सर बस एक औपचारिकता होती है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे आपने होमवर्क नहीं किया और टीचर को बोल दिया, जी मैम नोट कर लिया है, अगली बार से ध्यान रखूंगा। बस बात खत्म, कोई एक्शन नहीं। मतलब सिर्फ खाना पूर्ति। अच्छा, अगर केंद्र में ये हाल है तो मुझे लगता है राज्यों में तो स्थिति और भी खराब होगी। कहीं ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा। राज्यों की विधानसभाओं में तो पीएसी के पास ऑडिट पैरा की जांच का अंबार लगा हुआ है। अंबार? जी। कुछ मामले तो 10, 15, यहां तक कि 20 साल पुराने हैं। 20 साल? हाँ। अब आप ही सोचिए, 20 साल बाद किसी घोटाले की जांच करने का क्या मतलब है? जो अफसर जिम्मेदार थे वो रिटायर हो चुके होंगे, फाइलें शायद गायब हो चुकी होंगी। ये तो किसी मरीज के ठीक हो जाने के सालों बाद उसकी बीमारी की रिपोर्ट आने जैसा है। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल, सुधारात्मक कार्रवाई का मौका ही हाथ से निकल जाता है। तो एक समस्या तो ये समय की है, पर मान लीजिए रिपोर्ट समय पर आ भी जाए तो क्या वो पूरी कहानी बताती है? यहीं पर आई थिंक एक और बड़ी दिक्कत सामने आती है, और वो है कि ये ऑडिट असल में होता कैसे है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि पूरा का पूरा ऑडिट सिर्फ कागजों और फाइलों पर आधारित होता है। सिर्फ कागजों पर? हाँ, जमीन पर जाकर असलियत को देखने का यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई खास सिस्टम है ही नहीं। एक मिनट, ये तो कुछ ऐसा हुआ कि कोई रेस्टोरेंट का फूड इंस्पेक्टर किचन में जाए ही नहीं, बस मेनू कार्ड और बिल देखकर रिपोर्ट बना दे। बिल्कुल यही होता है। अरे,
फिर तो रिपोर्ट अधूरी होगी। जाहिर है, कागज पर तो कोई भी दिखा सकता है कि एक शानदार सड़क बन गई, पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन जमीन पर शायद वो सड़क हो ही ना, या हो तो उसकी क्वालिटी इतनी खराब हो कि पहली बारिश में बह जाए। अब बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के ये सच कभी बाहर ही नहीं आएगा। और शायद इसी वजह से एक आम धारणा बन गई है कि ऑडिटर रिपोर्ट हमेशा नुक्स निकालने वाली बहुत नेगेटिव होती है। हाँ, वो सिर्फ गलतियां ढूंढती हैं। और इसमें देखिए, ऑडिटर्स की भी एक सीमा है। उनके पास हाइंडसाइट का फायदा होता है। हाइंडसाइट मतलब वो घटना होने के कई साल बाद देख रहे होते हैं कि क्या गलत हुआ। लेकिन सोचिए उस अफसर के बारे में जो उस वक्त फील्ड में था, जो रोज नई नई मुश्किलों, अप्रत्याशित बाधाओं का सामना कर रहा था। ऑडिट रिपोर्ट में इन प्रैक्टिकल दिक्कतों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं सोच रही थी, अगर आपको पता हो कि आपके हर फैसले को सालों बाद बिना उस वक्त के हालात को समझे सिर्फ गलतियां निकालने के लिए परखा जाएगा, तो आप तो कोई भी नया काम करने से डरेंगे, कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहेगा। ये तो एक तरह से इनोवेशन को ही मार देता है ना। बिल्कुल। और रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि ऑडिट अक्सर एक ईमानदार गलती और बेईमानी के बीच फर्क नहीं कर पाता। अच्छा, हो सकता है किसी अफसर ने लोगों तक मदद जल्दी पहुंचाने के लिए कोई प्रक्रिया तोड़ी हो, लेकिन ऑडिट उसे भी भ्रष्टाचार की तरह ही देखता है। और हाँ, अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ का तो कोई कॉलम ही नहीं होता। तो कुल मिला के ऑडिट सिर्फ ये बताता है कि क्या गलत हुआ, ये नहीं कि क्यों गलत हुआ या इसे अब कैसे ठीक किया जाए। सही कहा। वो गलतियों की एक लंबी लिस्ट बन जाती है, सुधार का कोई रोड मैप नहीं। इससे उसका जो वैल्यू एडिशन है, जो असली महत्व है, वो कम हो जाता है। और ये हमें तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती की तरफ ले जाता है। वो क्या है? इंसानी पहलू, यानी ऑडिटर और जिसका ऑडिट हो रहा है, उनके बीच का रिश्ता। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। रिपोर्ट कहती है कि ये रिश्ता अक्सर दोस्ताना नहीं होता, बल्कि तनाव भरा होता है। बिल्कुल। सरकारी विभागों में ऑडिट को सिस्टम सुधारने वाले किसी दोस्त की तरह नहीं देखा जाता, उसे गलतियां पकड़ने आई पुलिस की तरह देखा जाता है। तो जैसे ही ऑडिटर की टीम ऑफिस में घुसती होगी, जी एक तरह का डर और असहयोग का माहौल बन जाता होगा। जी, लोग जानकारी छिपाने लगते हैं, फाइलें इधर उधर करने लगते हैं। तो ये एक दुष्चक्र बन जाता है। सही है। विभाग वाले ऑडिटर को बाहरी दुश्मन समझते हैं, इसलिए वो सहयोग नहीं करते। हाँ। और सहयोग न मिलने पर ऑडिटर की रिपोर्ट और भी सख्त हो जाती है, जिससे ये दुश्मनी और गहरी हो जाती है। अंत में नुकसान तो जनता के काम का ही होता है। यही धारणा सबसे बड़ी बाधा है। इसके कारण अधिकारी ऑडिट को गंभीरता से नहीं लेते और उनकी प्रतिक्रिया भी बस टालने वाली होती है। और बातचीत भी ज्यादातर निचले स्तर के कर्मचारियों तक ही सिमट कर रह जाती है। जो बड़े अफसर नीतियां बना रहे हैं, उनसे तो कोई सार्थक संवाद ही नहीं हो पाता। और ये संवाद की कमी सिर्फ विभागों तक ही सीमित नहीं है। सीएजी की रिपोर्टों पर मीडिया में भी तो कोई गहरी चर्चा नहीं होती। सही बात है। एक हेडलाइन बन जाती है कि हजारों करोड़ का घोटाला, लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर की बातों को आसान भाषा में जनता तक कौन पहुंचाता है? एक बहुत अहम मुद्दा है। सीएजी की रिपोर्टें अक्सर बहुत तकनीकी और लंबी होती हैं। मीडिया उन्हें सरल बनाने की मेहनत नहीं करता। और तो और जो छोटी छोटी निरीक्षण रिपोर्टें होती हैं, जिनमें जमीनी स्तर की बहुत जरूरी जानकारी होती है, वो तो कभी पब्लिक डोमेन में आती ही नहीं। तो अगर जनता को पता ही नहीं चलेगा कि उनके टैक्स का पैसा कहाँ और कैसे बर्बाद हो रहा है, तो वो सरकार पर दबाव कैसे बनाएगी? बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, विभागों के अंदरूनी ऑडिट और सीएजी के बाहरी ऑडिट में तालमेल की कमी। ये क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी बिल्डिंग का एक अपना सिक्योरिटी गार्ड है जो रोज रात को गश्त लगाता है। ये हुआ इंटरनल ऑडिट। ठीक है। और फिर पुलिस है जो साल में एक बार आकर जांच करती है। ये हुआ सीएजी का एक्सटर्नल ऑडिट। अब आदर्श स्थिति तो ये है कि पुलिस आकर पहले गार्ड की डायरी पढ़े और देखे कि कहां कहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पर होता यह है कि पुलिस गार्ड से बात ही नहीं करती, वो अपनी अलग ही जांच करती रहती है। मतलब दोनों के बीच कोई तालमेल ही नहीं। इससे तो पूरी निगरानी ही कमजोर पड़ जाती है। बिल्कुल। और ये हमें कुछ ऐसे गैप्स की तरफ ले जाता है जो ऑडिट के दायरे में तो हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे कि हजारों निरीक्षण रिपोर्ट, जिनमें सीधे सीधे सरकार के राजस्व यानी कमाई से जुड़ी बातें हैं, वो विभागों में सालों साल पड़ी रहती हैं और किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन रिपोर्ट में दो बहुत बड़े गैप्स का भी जिक्र था जो ऑडिट के दायरे से ही लगभग बाहर है। पहला वाला थोड़ा तकनीकी है जी, कि सीएजी ये गारंटी नहीं देता कि सरकार के खाते सही और निष्पक्ष तस्वीर दिखाते हैं। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है।
देखिए, जब कोई ऑडिटर किसी प्राइवेट कंपनी के खातों की जांच करता है तो उसे एक सर्टिफिकेट देना होता है कि ये खाते कंपनी की सही और निष्पक्ष वित्तीय हालत दिखाते हैं। इस एक लाइन से निवेशकों का उस कंपनी पर भरोसा बनता है। लेकिन सीएजी सरकार के खातों के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं देता। ये सरकार की वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और दूसरा गैप, वो तो मुझे और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगा। वो है गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओस को दिए जाने वाले सरकारी पैसे का ऑडिट। एक सेकंड, क्या मैं ये सही समझ रही हूँ? हर साल हजारों करोड़ रुपए जो सरकार एनजीओस को विकास कार्यों के लिए देती है, जी, सीएजी उसका ऑडिट करता ही नहीं है। ये तो जनता के पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो निगरानी के दायरे से पूरी तरह बाहर है। लगभग यही स्थिति है। उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, वो सही जगह पहुंच भी रहा है या नहीं, इसकी जांच का कोई व्यवस्थित सिस्टम नहीं है। ये जवाबदेही की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें, ऑडिट रिपोर्ट सालों देर से आती हैं, वो भी सिर्फ कागजों पर आधारित होती हैं, ऑडिटर और विभागों में दुश्मनी का रिश्ता है, मीडिया और जनता तक बात पहुंचती नहीं, और हजारों करोड़ का खर्च तो ऑडिट के दायरे से ही बाहर है। ये सब मिलकर तो सीएजी को एक तरह से बेअसर ही बना देते हैं। ये चुनौतियां मिलकर यकीनन सीएजी की प्रभावशीलता को बहुत सीमित करती हैं और ये सवाल उठाती हैं कि इस सबसे महत्वपूर्ण संस्था को और ज्यादा ताकतवर और असरदार कैसे बनाया जाए। तो आज के इस बातचीत से ये तो साफ है कि भारत के सरकारी वॉचडॉग सीएजी की राह में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। और ये सिर्फ प्रक्रिया या तरीकों की समस्या नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम के रवैये की समस्या लगती है। बिल्कुल, सीएजी अकेले सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बाकी का सिस्टम, संसद, सरकार, मीडिया और हम नागरिक इसकी चेतावनियों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। और यहीं पे हम आज की चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। हाँ, श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात, ये रिपोर्ट सिर्फ सीएजी की कमियों को नहीं दिखाती, बल्कि ये पूरी शासन व्यवस्था को एक आईना दिखाती है। सवाल यह है कि अगर वॉचडॉग की चेतावनियों और निष्कर्षों पर कोई प्रभावी कार्रवाई ही नहीं होती, तो क्या समस्या सिर्फ वॉचडॉग में है या फिर उन लोगों में है जो उसकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर देते हैं? सुधार की असली जिम्मेदारी आखिर किसकी है?